जय हिंद दोस्तों, ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की कटिंग है और हम इसमें ये करंट अफेयर है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें पढ़ेंगे वैसी परियोजनाएं जो बदल देगी भारत की तस्वीर। मतलब अगर इंडिया की कोई अगर तस्वीर बदल देगी वैसी परियोजनाएं कौन कौन सी है और उनके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट लाए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वे परियोजनाएं कौन कौन सी हैं तो और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगी जिससे भारत की तस्वीर बदल जाएगी। तो 2025 तक का टाइमलाइन है। 2025 तक भारत बन सकता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर दुनिया के अंदर तीसरा सबसे बड़ा भारत बन जाएगा 2025 तक, अगर ये परियोजनाएं सारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? सबसे पहली तो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। दूसरी है 696 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक। तीसरा है भारत मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश होगा। मतलब 2021 में लॉन्च होने वाला था गगनयान जिसके अंदर मानव युक्त अंतरिक्ष यान था, लेकिन कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। तो अब 2024 तक इसको भेजने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट है 75 साल पूरे होने पर नया संसद भवन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहन, जो विद्युत से चलने वाले जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है उनका उत्पादन भारत के अंदर। नेक्स्ट है बुलेट ट्रेन, जो नियमित ट्रेन से 10 गुना अधिक तेज चलने वाली होगी। कौन सी? बुलेट ट्रेन। नेक्स्ट है ग्लेशियर के बीच से सड़क। जो ग्लेशियर आपको पता ही होगा, जो बर्फ से बने पहाड़ होते हैं उनको ग्लेशियर बोलते हैं, उनके बीच से एक सड़क निकाली जाएगी। और लास्ट है वाटर एयरफोर्स को हरी झंडी। वाटर एयरपोर्ट्स जो कि गुजरात के अंदर इसको बनाया जा रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में। जो सीप्लेन होंगे जो सरदार सरोवर बांध है उसके अंदर उतरेंगे और वहीं से आपको शहर कराएंगे। तो एक बार डिटेल से इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया 2025 तक भारत की तस्वीर बदल जाएगी और तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बन जाएगा दुनिया का। अब 9365 2025 तक इतने प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट होने हैं। 2422 प्रगति पर है प्रोजेक्ट। इतने तो 9365 तो 2025 तक प्रोजेक्ट हैं। 2422 प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है। 1857 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की लागत है। 9365 जो प्रोजेक्ट हैं जो 2025 तक कंप्लीट होने हैं उनकी जो लागत है वो 1857 बिलियन डॉलर है। और ये जो सोर्स है आपको जो मैं बता रहा हूँ वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP के ये आंकड़े हैं। तो प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट और कंक्रीट से कहीं ज़्यादा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीमेंट और कंक्रीट से तो निर्माण होता है, लेकिन बनने के बाद वो उससे कहीं ज़्यादा है। यह बेहतर भविष्य की गारंटी देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को जोड़ता है, मतलब उनको काम भी देता है, रोजगार भी देता है और जो बाहरी FDI है वो भी अंदर लाने में योगदान करता है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि क्या है। जूम कर रहा हूं मैं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि देश में चल रही विकास परियोजना वाले समय भारत की तस्वीर बदल जाएगी। रविवार को जम्मू के पल्ली गांव में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्होंने इसकी झलक दिखा दी। अभी हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर विजिट पे हैं प्रधानमंत्री, तो वहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो इसकी झलक वहां देखने को मिली है। वैसे ही कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके वर्ष 2025-26 तक पूरे होने के दावे किए जा रहे हैं। यही नहीं, लेट लतीफी के दाग को मिटाने का प्रयास करते हुए आपको बताएं इंडिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो पास होने में जितना टाइम लग जाता है उसको कंप्लीट होने में उतने से ही अधिक टाइम लग जाता है। जितनी राशि उस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट होती है वो टाइम के साथ जब पूरा नहीं होता है तो वो राशि डबल होने यानी कि डबल तिगुना होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए इंडिया को लेट लतीफ प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें लेट लतीफी हो जाती है और उसी दाग को मिटाने के लिए इनको फास्ट फॉरवर्ड की कैटेगरी में डाला गया। इन प्रोजेक्ट्स को प्रयास करते हुए इन्हें समय से पहले ही पूरा करने की तैयारी भी है। मेगा प्रोजेक्ट्स और उनकी प्रगति पर रिपोर्ट है। अब कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो अपन पढ़ेंगे। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे एक 1250 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 5 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, एक सेकेंड,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरेगा। आपको ये याद रखना होगा विलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे कितने राज्यों से निकलता है? 5 राज्यों से। कितना किलोमीटर लंबा है? तो 1250 किलोमीटर लंबा है और ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 5 राज्यों से होकर निकलेगा। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। जिससे इससे होगा क्या, दिल्ली से जो मुंबई के बीच की दूरी है वो 24 घंटे से घटकर आधी हो जाएगी, मतलब 12 घंटे हो जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? आसान होगी चार धाम यात्रा। अब 4 धाम में कौन कौन से शामिल होते हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये 4 धाम हैं जो 4 धाम यात्रा के अंदर शामिल होते हैं। ये कौन सा प्रोजेक्ट क्या है? 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आपस में जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए 889 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है। ऋषिकेश से धारासू होते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए है। आपसे पीसीएस में पूछा जा सकता है कि 4 धाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल है, उसकी परियोजना की लागत कितनी है? तो आपसे पूछा जा सकता है, ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि कितना करोड़ रुपए है? 12,000 करोड़ रुपए। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर लंबा पुल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यह देश का सबसे लंबा सी लिंक ब्रिज यानी कि समुद्र पे ब्रिज है, देश का सबसे लंबा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि देश का सबसे लंबा समुद्र पर बनने वाला जो ब्रिज है वो कहाँ बन रहा है? तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के अंदर ये बन रहा है। कितने किलोमीटर लंबा है? तो 22 किलोमीटर ये लंबा है। इसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में होगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का कितने किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर है? तो 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर है। 2200 पिलर खड़े किए जा रहे हैं। यह शिवाजी मेमोरियल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने पिलर खड़े किए जा सकते हैं? तो 2200। और ये कौन से मेमोरियल प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो ये शिवाजी मेमोरियल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब नेक्स्ट है कि 696 फीट ऊंची शिवाजी की जो स्मारक है उसका उद्घाटन कहाँ है? तो वो उसका है 696 फीट ऊंची शिवाजी स्मारक अरब सागर में करीब 15 एकड़ में टापू पर लगभग 696 फीट ऊंचा शिवाजी का स्मारक बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी का जो स्मारक बनाया जा रहा है वो कितना ऊंचा है, कितने फीट ऊंचा है? तो वो 696 फीट ऊंचा है। कहाँ बनाया जा रहा है? अरब सागर में एक 15 एकड़ का टापू है उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से सटे समुद्र में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर टापू पर 1900 करोड़ की लागत से बन रहे स्मारक को देखने के लिए एक समय में 10,000 लोग तक जा सकते हैं। एक हादसे के बाद इस स्मारक पर जाने के लिए टनल बनाने पर विचार किया जा रहा है। तो 1900 करोड़ की लागत से ये बन रहा है और एक साथ इसको देखने के लिए 10,000 लोग जा सकते हैं उस टापू पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? तो नेक्स्ट है भारत मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश होगा। आपको पता है कोरोना काल ने सभी देशों को लगभग 5 साल पीछे धकेल दिया है। तो इसी वजह से भारत 2021 में जो गगनयान भेजने वाला था मानव युक्त वो नहीं भेज पाया, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण इस परियोजना में देरी हुई है। गगनयान इसरो द्वारा डिजाइन किया गया यह पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न भू कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले कितने देश मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेज चुके हैं। तो रूस भेज चुका है, अमेरिका भेज चुका है, चीन भेज चुका है। तो भारत जब भेजेगा तो वो चौथा देश बन जाएगा। तो कौन सा देश बन जाएगा? चौथा। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है संसद भवन। क्या है? संसद भवन। 75 साल पूरे होने पर संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो नया संसद भवन है उसका निर्माण कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसमें संसद भवन के अलावा केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सरकारी बिल्डिंग, उपराष्ट्रपति के लिए एन्क्लेव, पीएमओ आवास के कई निर्माण होंगे। 13,450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस नए भवन में आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसदीय सत्र चलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जब जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे तब इसके अंदर जब ये निर्माण भी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर सत्र चलेगा संसद का। अब इस प्रोजेक्ट की लागत क्या है? तो इस प्रोजेक्ट की लागत है 13,450 करोड़ रुपए। तो पीसीएस और जो भी एग्जाम में छोटे मोटे उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन की जो लागत है वो कितनी है। तो 13,450 करोड़ रुपए है, आपको याद रखना है। और इसके अंदर किस किस के जो भवन हैं और जो मंत्रालय हैं वो बनेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए एन्क्लेव बनेगा, पीएमओ के लिए आवास बनेंगे और ऐसे ही कई निर्माण होंगे। जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और कब मनाया जाएगा ये? कब पूरे होने की उम्मीद है? जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन। अब इंडिया के अंदर आपको पता है पर्यावरण प्रदूषण कितना फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर भी इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया जाएगा। परिवहन उद्देश्यों के लिए ईंधन के उपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग तलाशने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के साथ भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का एक विशाल उत्पादक बनने की योजना बना रहा है। आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण परियोजना होगी। अब इसके ऊपर काम चल रहा है, तो आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण परियोजना होगी, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन नियमित ट्रेन से 10 गुना, जो राजधानी एक्सप्रेस वगैरह है और ऐसे ही जो अन्य ट्रेनें हैं उनसे 10 गुना तेज होगी। तो ये क्या होगी एक बार देख लेते हैं। 2 वाणिज्यिक केंद्रों, अब 2 वाणिज्यिक केंद्र कौन कौन से? एक तो अहमदाबाद से मुंबई बीच जापानी तकनीक से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए पिलर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ट्रेन की रफ्तार औसतन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जो नियमित ट्रेनों की तुलना में 10 गुना तेज होगी। 25,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका जो परियोजना राशि है वो कितनी है? तो 25,000 करोड़ है। कितनी है? 25,000 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है। और इस परियोजना के जो तैयार होने की उम्मीद है, कंप्लीट होने की जो उम्मीद है वो 2023 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेन की रफ्तार औसतन कितनी? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से, यानी कि गुजरात से महाराष्ट्र के बीच के अंदर ये चलेगी। और गुजरात के अंदर अहमदाबाद और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम शुरू होना है। नई दिल्ली से वाराणसी की कुल दूरी 865 किलोमीटर है। इस रूट पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है। तो ये तो इसका काम तो चल गया पहले वाले का, तो जो अहमदाबाद से मुंबई चलेगा, यानी कि अहमदाबाद के अंदर जो साबरमती है, साबरमती आपको पता ही है महात्मा गांधी की वहाँ आश्रम थी और वहाँ से नमक आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, जिसको नमक मार्च और दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी बुलेट ट्रेन की परियोजना। इसकी सहायता से जापानी तकनीक की सहायता से। परियोजना राशि 25,000 करोड़। उम्मीद कंप्लीट होने की उम्मीद 2023, अहमदाबाद से मुंबई तक। नेक्स्ट है ग्लेशियरों के बीच सड़क, वर्ष 1985 की शुरू की गई। अब देखो आप, अब लेट लतीफ़ी की दाग को हटाने के लिए जल्दी शुरू की जा रही है सारे प्रोजेक्ट। 1925 के अंदर शुरू की गई थी ये परियोजना हिमांक के तहत। अब परियोजना का नाम क्या है? परियोजना हिमांक के तहत सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, जो इंडिया की सीमाओं पर सड़क बनाने का काम करता है, दुनिया की पहली सड़क बनाने के लिए काम कर रहा है। यह सड़क 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। उमलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। पूर्वी लद्दाख में ससोमा से सासेरला तक बनने वाली इस सड़क का काम लगातार चल रहा है। मतलब अभी काम चल रहा है लगातार। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। लद्दाख में कहाँ से कहाँ तक? ससोमा से सासेर तक। और ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 19,300 फीट ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई किससे है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है वाटर एयरपोर्ट्स को हरी झंडी। भारत में 10 वाटर एयरपोर्ट्स को हरी झंडी मिल गई है। कितने? आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर कितने वाटर एयरपोर्ट्स को हरी झंडी मिल गई है? तो 10। कितने? 10। अहमदाबाद में केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद सरदार सरोवर डैम, साबरमती रिवर फ्रंट, ओडिशा के चिल्का लेक, अंडमान निकोबार में लोंग, स्वराज व शहीद आइलैंड में वाटर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि वाटर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं।
कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो एक तो गुजरात के अंदर सरदार सरोवर डैम के अंदर, साबरमती रिवर फ्रंट, ओडिशा के चिल्का लेक में, अंडमान निकोबार के लोंग, स्वराज, बस सहित आइलैंड में वाटर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। कितने वाटर एयरपोर्ट्स को हरी झंडी मिल गई है, तो 10 वाटर एयरपोर्ट्स को हरी झंडी मिल गई है। तो ये थे प्रमुख प्रोजेक्ट जिनसे भारत की तस्वीर बदल जाएगी। टोटल प्रोजेक्ट हमने देख ही लिए, 2025 तक इनको कंप्लीट होना है, ठीक है। 2422 अभी प्रगति पर है, और इतनी राशि कितनी है वो भी अपन ने देख ली है। तो ये थे प्रमुख परियोजनाएं जो अपन ने पढ़ ली है। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।